Jindal. She's a registered psychotherapist, as well as a writer, poet, seeker, and an explorer. She recognizes how listening, love, and kindness can connect with togetherness and has an insight and mutual interaction. She envisions a safe, non-judgmental environment for the community while working as a therapist in training. Today, she will help us with understanding depression. We can all relate to this topic one way or the other. I hope all of you can participate very actively in this session. Over to you, Neeruji. Thank you for coming here today. Thank you so much, Sobia. Welcome. Hi, everyone. I hope we all are ready to dig deep into the topic of depression. डिप्रेशन क्या होता है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या ट्रीटमेंट्स हैं, कैसे हमें पता चले कि क्या हम डिप्रेशन के साथ तो स्ट्रगल नहीं कर रहे या वो डिप्रेशन नहीं कुछ और है, क्योंकि हर सिम्टम्स जरूरी नहीं कि डिप्रेशन ही हो. तो आर वी रेडी to go deep into this topic? Yes, please. Thank you. Okay. मैं PowerPoint के साथ present करूँगी, and I hope that will be okay with everyone. Yes, please. It's going to be perfect. Okay, so what can you see on the screen? A lion. A lion only. Okay, give me just a minute. Let me. अभी क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? फ्लावर. ओके, वो एक ही स्क्रीन दिख रहा है, अंडरस्टैंडिंग डिप्रेशन जी. और उसके अलावा क्या पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं? जी. ओके, एंड द रेस्ट ऑफ स्लाइड्स, सिर्फ एक स्लाइड दिख रहा है ना? जी, एक स्लाइड दिख रहा है, रेस्ट ऑफ देम नहीं दिख रहे. ओके, थैंक यू सो मच. आई थिंक वी आर ऑल सेट. तो आज जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि हम डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे, उसके सारे एस्पेक्ट्स के बारे में, जितना भी हम कवर कर सके मैक्सिमम. डिप्रेशन और क्लिनिकल डिप्रेशन स्पेशली. और मैं वैसे सोबिया जी ने बता दिया है मेरे बारे में, तो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि मैं रजिस्टर्ड साइकोथेरापिस्ट क्वालिफाइंग हूँ और आर्ट थेरापिस्ट कैंडिडेट हूँ, और मैं अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ. एंड आई असिस्ट क्लाइंट्स ऑफ ऑल एज ग्रुप्स जो किसी भी तरह की मेंटल डिफिकल्टी के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं. सो डिप्रेशन एक्चुअली होता क्या है? और यस, somebody wants to say something? Okay. और डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं, क्या ऐसा होता है, व्हाट आर द कॉजेज फॉर डिप्रेशन, और वो हमारी डे टू डे लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है, और क्या कर सकते हैं हम इसको ठीक करने के लिए. सो लेट्स डिस्कस कि व्हाट इज डिप्रेशन. एनीबडी वांट्स टू शेयर बिफोर आई शेयर डिप्रेशन के बारे में, या कोई भी अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करना चाहता है? व्हाट इज डिप्रेशन? हाथ में वो ध्रुजारी होती है, फिर रोना आता है बार बार, इमोशनल हो जाते हैं अपन ज्यादातर. Loss of zeal to carry out normal life. Absolutely, yeah. बड़ी दूर कहीं छुप जाने को दिल करता है. हाँ. हार्ट बीट बढ़ जाता है बहुत. वो कहते हैं ना, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे. Depression has withdrawal symptoms. जी. And they withdraw from the outer world to the inner world, and they try to cope up with themselves, but they can't.
and they get so sorry and sad. The mood is sadness. And the method is withdrawal, mood is sadness. In depression, and they feel that they are very lonely. वो अपने को अकेलापन बहुत महसूस होता है डिप्रेशन में, और वो कोई अपने ही प्रॉब्लम में उलझे रहते हैं, उनसे निकल नहीं आते, इसलिए वो रोजाना जो वो काम करते हैं उससे वो हटके रहते हैं। कभी कभी वो एक कोने में बैठे रहते हैं और रोते रहते हैं, उनका दुखड़ा वो कहते रहते हैं। डिप्रेशन जिनको होता है वो अपना दुखड़ा ज्यादा कहते हैं देन बीइंग हैप्पी। हैप्पीनेस उनका चला जाता है, खुशी उनको नहीं मिलती। ये डिप्रेशन का स्टेट है, बहुत ही खराब स्टेट है, कि उनको आगे बढ़ने के लिए नहीं उत्साहित करता है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेल सेड गीता जी। तो वो सुसाइड का भी सोचते हैं ज्यादातर। वो सुसाइड भी कर लेते हैं। डिप्रेशन जब आती है भयंकर, तो कभी कभी बहुत लोगों को मैंने देखा है वो सुसाइड भी करते हैं, क्योंकि वो अपने प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात है शेयर करना, और अपने जो मुश्किल शायद वो कुछ कर बैठे, कुछ किया है, उसके लिए उनकी पश्चाताप हो रहा है, उसको वो सहन नहीं कर पाते हैं और वो ना बोल पाते, अपना कोई हमसफर उनको दिखता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने डिप्रेशन का डेफिनेशन क्या है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं उसके बारे में तकरीबन सब कुछ शेयर किया है। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, कांस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट। तो जो जिन चीजों में पहले पर्सन बहुत इंटरेस्ट से लाइफ को कर रहा होता है, जिसमें उसको ठीक लग रहा होता है, अब वो सारा इंटरेस्ट उसका चला जाता है, हो जाता है। और हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि डिप्रेशन सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्रेशन एग्जिस्ट, और सिम्टम्स भी जो हैं वो माइनर से माइल्ड और सीवियर तक वेरी करते हैं। डिप्रेशन कभी भी सिर्फ एक सिंगल इवेंट से नहीं होता, मिक्स ऑफ इवेंट्स होते हैं, या कई बार बहुत लंबे टाइम तक किन्हीं इवेंट्स की वजह से किसी पर्सन को लाइफ में कोई सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही हैं जो कंटिन्यूअस चलते जा रही हैं, इवेंट्स चेंज नहीं हो रहे, तो धीरे धीरे हो सकता है वो पर्सन के लिए इतना हैवी हो जाए कि उसको डिप्रेशन होना शुरू हो जाए। तो आज क्योंकि हम डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, एंड आई वुड सजेस्ट एवरीबॉडी टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, क्योंकि हो सकता है कई बार जब हम इस तरह के टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं तो वो हमारे अंदर कोई डिप्रेस्ड पार्ट को ट्रिगर कर दें। तो क्योंकि ये थेरेपी सेशन नहीं है, ये साइको एजुकेशन सेशन है, तो प्लीज बी अवेयर एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बीच बीच में अगर आपको उठ के थोड़ा टहलना हो, डीप ब्रीदिंग करनी हो, कोई आर्ट वर्क करना है साथ साथ मुझे सुनते हुए, डूडलिंग करनी है, मूव करना है, चाय का कप पीना है, कॉफी पीनी है, जो भी, व्हाटएवर। सो गोइंग फॉरवर्ड, तो हमारे लिए ये जानना बड़ा जरूरी है कि क्या डिप्रेशन है और क्या डिप्रेशन नहीं है। कई बार हम बहुत ही जेनेरिकली बोल देते हैं, अगर किसी को हम उदास देखें, सैड देखें, तो हमें लगता है कि उसको डिप्रेशन है या ये डिप्रेशन ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सैडनेस और डिप्रेशन में डिफरेंस कर पाएं। तो जैसा हमने ऑलरेडी शेयर किया है, डिस्कस किया है, डेफिनेशन ऑफ डिप्रेशन, ये मेंटल हेल्थ कंडीशन है। सैडनेस इज नॉट अ मेंटल हेल्थ कंडीशन, बट डिप्रेशन इज, and this is characterized by persistent feelings of sadness, hopelessness, and a loss of interest or pleasure in activities that one used to enjoy. It can affect a person's mood, thoughts, behaviors, and physical well-being. जैसा गीता जी ने और कुछ और लोगों ने भी शेयर किया कि कंट्रोल में ही नहीं होता,
हर पर्सन, कोई भी पर्सन उदास या डिप्रेस्ड रहना नहीं चाहता, लेकिन जब डिप्रेशन हो जाता है तो वो इंडिविजुअल की कैपेसिटी में ही नहीं रहता कि वो खुश रह पाए, तो उसकी थॉट्स, उसकी मूड, उसका बिहेवियर सब कुछ इम्पैक्ट हुआ होता है। आज की सोसाइटी में लोग डिप्रेशन से कितना जूझ रहे हैं, कितने लोग हैं जिनको डिप्रेशन फेस करना पड़ रहा है। हम यहाँ पर जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, हो सकता है हम में से भी कुछ लोगों ने लाइफ में किसी ना किसी फेज में इस तरह की सिचुएशन को फेस किया हो। तो डिप्रेशन, जी प्लीज गो अहेड, वांना से समथिंग? ओके, तो डिप्रेशन किसी भी एज ग्रुप के लोगों को हो सकता है। आजकल तो डिप्रेशन बहुत छोटे बच्चों में भी नोटिस कर रहे हैं, और किसी भी जेंडर में, किसी भी बैकग्राउंड के लोगों को डिप्रेशन के साथ स्ट्रगल करना पड़ सकता है। डिप्रेशन का सिर्फ मेंटल हेल्थ पर ही इम्पैक्ट नहीं होता, फिजिकल हेल्थ पर भी बहुत सीवियर इम्पैक्ट होता है। अगर डिप्रेशन क्रॉनिक हो चुका है, अगर डिप्रेशन को हील नहीं किया गया, ट्रीट नहीं किया गया, तो बहुत चांसेस हैं कि डिप्रेशन कैन लीड यू टू हार्ट डिजीज, डायबिटीज एंड ओबेसिटी एंड some more things as well, some more ailments as well. तो जैसे कि हम सब ने ऑलरेडी शेयर किया है, सिम्टम क्या है डिप्रेशन के? एनर्जी बहुत लो है, उठने का मन नहीं कर रहा, कोई काम करने का मन नहीं कर रहा, किसी के साथ बात करने का मन नहीं कर रहा, बहुत सैडनेस है, होपलेसनेस है, सेल्फ हार्म के थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। हर्षा जी ने जैसे बात की, सुसाइड के थॉट्स आने शुरू हो सकते हैं। हर वक्त इरिटेटेड रहता है इंसान, ईटिंग बिहेवियर चेंज हो जाता है, या तो डिप्रेस्ड पर्सन बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देता है या बिल्कुल खाना छोड़ देता है। स्लीप, आपका स्लीप पैटर्न चेंज हो जाता है, या नींद बहुत कम आने लगती है, या पर्सन सारा दिन सोया रहता है और कोई हॉबीज, कोई एक्टिविटीज में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, कंसंट्रेशन नहीं बनती किसी भी काम में, डिसीजन मेकिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। बहुत सारी फिजिकल सिम्टम्स होती हैं, जैसे कि सर दर्द करता है सारा दिन, स्टमक हो सकता है, क्रॉनिक पेन्स, डिप्रेशन में बहुत से लोगों को पूरी बॉडी में पेन होता है, हर वक्त वो फील करते हैं जैसे कि वो बहुत लो, उनकी एनर्जी बहुत लो है एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम पेन इन द होल बॉडी। जब डॉक्टर्स उनकी जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को कोई रीजन समझ में नहीं आता पेन्स का। इस कंडीशन को फाइब्रोमाइल्जिया भी बोलते हैं, जबकि कोई एविडेंट, कोई टेस्ट्स में कुछ भी ऐसा नहीं आता, लेकिन स्टिल दे आर फीलिंग सो मच ऑफ पेन। तो ये सारे सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के। और it's very important to note that everyone experiences depression differently and not all symptoms are present in every case of depression. हो सकता है किसी में कोई एक सिम्टम हो, किसी में दूसरा सिम्टम हो, तो सबका डिप्रेशन का एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है। सो सैडनेस और डिप्रेशन में क्या फर्क है? ये दोनों एक ही चीजें नहीं है, ऑल्दो हम इनको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं इस टर्मिनोलॉजी को। हमें लगता है कि अगर कोई सैड है तो इसका मतलब है कि वो पर्सन डिप्रेस्ड है, जबकि ऐसा नहीं है। तो सैडनेस जो है वो एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है। अगर हमने कुछ भी ऐसा देखा जो सैड कर सकता है, हमने कोई ऐसी न्यूज देखी, कोई डेथ देखी, या किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, या कोई लव्ड वन का लॉस है, कोई भी ऐसी चीज जो हमें सैड कर सकती है, तो दिस इज अ वेरी नेचुरल ह्यूमन इमोशन, तो पर्सन सैड हो सकता है। लेकिन जो डिप्रेशन है, ऑन द अदर हैंड, डिप्रेशन इज अ मूड डिसऑर्डर that involves persistent feelings of sadness, hopelessness, loss of interest. सैडनेस का ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है,
सैडनेस आया, एक नेचुरल इमोशन आया, वो एक दिन में, 2 दिन में या एक वीक में या कुछ थोड़े से लिमिटेड टाइम स्पैन में आप रिकवर कर लेते हो उससे। लेकिन डिप्रेशन लगातार चलता रहता है, 2 वीक या फिर कई बार 2 महीने या कई महीने या सालों साल चलता रहता है। एक स्टेट है जिसमें वो इंसान फंस जाता है। इसी तरह से सिवेरिटी जो है, सैडनेस की सिवेरिटी बहुत एक्सट्रीम नहीं होती, सिवियर नहीं होती, वो माइल्ड होता है। लेकिन डिप्रेशन की सिवेरिटी कैन बी फ्रॉम माइल्ड टू सिवियर, एनीथिंग। सैडनेस के ट्रिगर्स, कोई सिंगल इवेंट से सैडनेस ट्रिगर हो सकता है, लेकिन डिप्रेशन बिना ट्रिगर के भी, अगर एक पर्सन डिप्रेशन के साथ स्ट्रगल कर रहा है तो बगैर किसी एक ट्रिगर के भी वो डिप्रेशन की स्टेट में रहते चले जा सकते हैं। सो इसी तरह से ट्रीटमेंट, सैडनेस का ट्रीटमेंट क्या है? अच्छे दोस्त, लविंग फैमिली, आपने किसी से बातें कर ली, आपने शेयर कर लिया, सो जस्ट कुछ फन एक्टिविटीज कर ली, सो यू कैन ब्रिंग योरसेल्फ आउट ऑफ द सैडनेस। डिप्रेशन के लिए ट्रीटमेंट क्या है, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। सो लास्ट टाइम एंजाइटी की जब हमने बात की थी, उसमें भी मैंने ये DSM-5 के बारे में बताया था। DSM-5 डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल है फॉर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, जिसको मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, और उसमें ऑलमोस्ट सारे जितने भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं उनको कैसे डायग्नोज किया जाता है, क्या सिम्टम्स हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन इस बुक में दर्ज है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हो या साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हो, तो वो उनको कैसे पता चलता है कि आपको एक डायग्नोसिस देना है और बताना है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम अ क्लिनिकल डिप्रेशन, तो दे रेफर दिस बुक। और इस बुक के अकॉर्डिंग these are the depression diagnosis: major depressive disorder, persistent depressive disorder, premenstrual dysphoria, dysphoric disorder, disruptive mood dysregulation disorder। तो मैं इन सब के बारे में, ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स हैं, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बताती जाऊंगी आगे। वापिस इस स्लाइड पे आएंगे, इससे पहले हम लेट्स टॉक अबाउट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। क्या होता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर? क्योंकि जब डॉक्टर्स किसी को डिप्रेशन का डायग्नोसिस देते हैं तो वो उसका टाइप भी बताते हैं। वो सिर्फ सिंपली ये नहीं बोलते कि आपको डिप्रेशन है, वो कोई ना कोई डायग्नोसिस भी साथ में देते हैं कि किस टाइप का डिप्रेशन है। तो अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं डॉक्टर्स के लिए उसको एनालाइज करने के लिए। तो इसमें जो क्राइटेरिया ए है वो तो यही है कि डिप्रेशन कि डिप्रेस्ड मूड है और लॉस ऑफ इंटरेस्ट है एक्टिविटीज में। क्राइटेरिया बी में बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, उसमें से कम 4 सिम्टम अगर क्लाइंट में होंगे तो डॉक्टर आपको क्लिनिकल डिप्रेशन का डायग्नोसिस देगा। तो वो सिम्टम्स कौन से हैं? चेंज इन एपिटाइट हो गया, आपका वेट में कोई चेंज आया है, वेट बढ़ गया या कम हो गया, स्लीप डिस्टरबेंस है, साइकोमोटर एजिटेशन और रिटार्डेशन है। तो साइकोमोटर एजिटेशन और रिटार्डेशन किसको कहते हैं? जब आप बहुत ही, आपकी जो मूवमेंट्स हैं बहुत या तो बहुत स्लो हो जाएं, आप बहुत धीरे धीरे चलना शुरू कर दो या बहुत फास्ट मूव करना शुरू कर दो। और इसके अलावा फटीग है, लॉस ऑफ एनर्जी है, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस या गिल्ट की फीलिंग में चला गया। एक पर्सन को लगता है हर चीज के लिए मैं ही कसूरवार हूँ, सारी गलती मेरी ही है। थिंकिंग में डिफिकल्टी आ रही है, सुसाइड के रेकरिंग थॉट्स आ रहे हैं। अगर इन सारी चीजों में से कोई 4 चीजें टिक होती हैं तो इसका मतलब डॉक्टर आपको क्लिनिकल डिप्रेशन के लिए डायग्नोज करेगा।
सो अगेन क्राइटेरिया सी क्या है? इसके अलावा सिम्टम्स cause significant distress or impairment in social, occupational or other areas of functioning. सोसाइटी में मूव करने का मन नहीं कर रहा, काम पे जाने का मन नहीं कर रहा. क्राइटेरिया डी है सिम्टम्स आर नॉट ड्यू टू सब्सटेंस यूज और अनदर मेडिकल कंडीशन. अगर सब्सटेंस यूज या दूसरी मेडिकल कंडीशन की वजह से डिप्रेशन है तो उसके लिए एक अलग डायग्नोसिस है, वो फिर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में नहीं आता. और इसी तरह से सिवेरिटी कितनी है, ये सारी चीजें तय करती हैं कि क्लाइंट को किस तरह का डिप्रेसिव डिसऑर्डर है. सो somebody is waiting, I am admitting some person, I don't know who is the person. Okay. So इसी तरह से persistent depressive disorder क्या है? persistent depressive disorder और major depressive disorder में जो एक बड़ा फर्क है वो ये कि अगर आपको 2 वीक तक लगातार आपका मूड इस तरह से रह रहा है, डिप्रेसिव मूड है, लो एनर्जी है और बाकी के सिम्टम्स हैं, तो दैट इज अ MDD, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर. लेकिन अगर वो स्टेट लगातार 2 साल तक बनी रह रही है, अगर क्लाइंट डॉक्टर को आके बताता है कि मैं पिछले 2 सालों से या कई सालों से इस तरह के मूड डिसऑर्डर से सफर कर रहा हूं, तो फिर वो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है. तो इसी तरह से ये और टाइप के डिसऑर्डर्स हैं जिसमें प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर. तो ये जैसे बहुत सारी औरतों में मेंस्ट्रुअल पीरियड से पहले उनको मूड स्विंग होते हैं, इरिटेटेड रहना शुरू हो जाती हैं, या फीलिंग ऑफ सैडनेस होती है, एंजाइटी होती है, तो फिर दिस इज अ डायग्नोसिस फॉर दोज वुमेन. एंड डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, जैसा कि नाम से क्लियर है, ये बच्चों में और एडोलेसेंट्स में ज्यादा होता है. कई बार हम देखते हैं कि घर में बच्चे या टीनेजर्स बहुत ज्यादा इरिटेटेड रहते हैं, उनके बहुत फ्रीक्वेंट टेम्पर आउटबर्स्ट होते हैं. तो इस टाइप के कंडीशंस हैं, इस टाइप के सिम्टम्स हैं, तो मोस्ट लाइकली इट कैन बी दिस टाइप ऑफ डिप्रेशन. सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर, तो ड्रग्स लेने वाले कुछ लोगों को डिप्रेशन हो सकता है, और कुछ टाइप की मेडिसिन हैं, मेडिकेशन है ऐसी जो विच कैन इंड्यूस डिप्रेशन. और विड्रॉल सिम्टम से भी कई बार आप कोई पर्सन कोई ड्रग पे है काफी लंबे समय से और अगर वो उसको छोड़ रहा है तो विड्रॉल सिम्टम की वजह से भी ये डिप्रेशन हो सकता है. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये दिस टाइप ऑफ डिप्रेशन इज ट्रिगर्ड बाय अ मेडिकल कंडीशन एज वेल. पार्किंसन डिजीज की वजह से भी ये डिप्रेशन हो सकता है, स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है, हार्ट डिजीज की वजह से भी हो सकता है. अदर स्पेसिफाइड डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं इस कैटेगरी में. उन लोगों को कंसीडर किया जाता है जब एक पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा है बहुत से डिप्रेशन के सिम्टम्स, पर वो किसी भी क्राइटेरिया से मीट नहीं हो रहे हैं, वो किसी भी क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज देयर बट दैट्स अदर स्पेसिफाइड. एंड द सेम विद अनस्पेसिफाइड डिप्रेसिव डिसऑर्डर, कि कुछ पता नहीं है क्यों हो रहा है लेकिन हो रहा है, सिम्टम्स हैं. तो ये हमने इस पे बात कर ली है. ओके, सो एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? एनीथिंग एनीबॉडी वांट्स टू शेयर? इससे पहले कि हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे बात करें. जी नीरू जी, मेरा एक क्वेश्चन है. जी सोफिया जी. आपने क्लियरली मेंशन किया कि हर एज ग्रुप में होता है डिप्रेशन, बट कंसिडरिंग के हमारे यहाँ पे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनका एज ग्रुप, तो मुझे ये जानना है कि सीनियर्स में कितना कॉमन है. और क्लियरली मैं प्री मेनोपॉजल आपने डिस्फोरिया कहा, प्रॉब्लली वो ज़्यादा होगा,
बट इसके अलावा भी कौन सा वाला और कितना परसेंटेज क्या है? आजकल तो यंगस्टर्स में भी बहुत हो रहा है लाइक यू सेड, बट आई वांट टू नो कि सीनियर्स में कितना कॉमन है। ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली सोबिया। मतलब इस टाइम पे ये जो डिप्रेशन है ना, इट्स जस्ट लाइक अ पेंडेमिक, और हम अपने आसपास देख पा रहे हैं इस चीज को। और इसके लिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में वो ज्यादा है, क्योंकि आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं, उससे जूझ रहे हैं। और इसके रीजंस क्योंकि बहुत वेरीफाइड रीजंस हैं इसके। ऑब्वियसली ओल्ड एज ग्रुप में, ओल्ड एज ग्रुप सीनियर लोगों को डिप्रेशन के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स कॉमन इन ऑल द एज ग्रुप्स। ओके, थैंक यू। तो अब डिप्रेशन होता क्या है वो हमें पता चल गया। डिप्रेशन को डायग्नोज कैसे किया जाता है, मेडिकल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स डिप्रेशन को डायग्नोज कैसे करते हैं। यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि कौन लोग इसको डायग्नोज कर सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ से फील्ड में जो लोग मेंटल हेल्थ को ट्रीट करते हैं, उसमें 3 तरह के मेडिकल सपोर्ट है हमारे पास। एक तो डॉक्टर्स हैं जो साइकियाट्रिस्ट हैं, फैमिली डॉक्टर्स हैं, उसके बाद साइकोलॉजिस्ट्स हैं और साइकोथेरापिस्ट हैं। तो ये 3 अलग अलग, ये 3 कैटेगरीज हैं। जो डायग्नोसिस जो कर सकते हैं वो सिर्फ साइकियाट्रिस्ट या आपके फैमिली प्रैक्टिशनर, फैमिली डॉक्टर डायग्नोसिस दे सकते हैं। कनाडा में साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरापिस्ट वो डायग्नोसिस नहीं देते, वो डायग्नोज नहीं करते, लेकिन अगर आप उनके पास अपने डॉक्टर का डायग्नोसिस लेके जा रहे हो तो वो उस चीज के साथ आपको हेल्प करेंगे। अगर वो जरूरी नहीं है, अगर आप किसी साइकोथेरापिस्ट के साथ या साइकोलॉजिस्ट के साथ काम कर रहे हो, उसके लिए जरूरी नहीं कि आपके पास डायग्नोसिस हो, और वो भी आपको डायग्नोज नहीं करते, लेकिन वो सिम्टम्स के साथ काम करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन कई बार मुझे लगता है कि कई बार बहुत से लोगों को क्लियर नहीं होती, इसलिए आई थॉट कि ये इंफॉर्मेशन बताना इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो अब हमें पता चल गया कि क्लाइंट को डिप्रेशन डायग्नोज हो चुका है। अब क्या, अब उसके बाद क्या किया जाए, ट्रीटमेंट कैसे होगा डिप्रेशन का? तो बहुत से तरीके हैं डिप्रेशन को ट्रीट करने के, सिर्फ एक ही तरीका नहीं है। या तो आप मेडिकेशन पे चले जाएं, एंटी डिप्रेसेंट्स लेना शुरू कर दें, जो आपको डॉक्टर ही प्रेस्क्राइब करेगा, और जो डॉक्टर डायग्नोसिस देते हैं वही डॉक्टर आपको प्रेस्क्रिप्शन देते हैं। तो अगेन साइकोथेरापिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट वो मेडिकेशन प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। दूसरा तरीका है डिप्रेशन को ट्रीट करने का, साइकोथेरेपी। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। और तीसरा तरीका है दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन। और उसके बाद जो एक तरीका हम सबको पता है और हम सब लोग उसको थोड़ा सा इग्नोर करके चलते हैं, वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। और इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस हैं। कुछ लोगों में डिप्रेशन इस हद तक क्रॉनिक हो जाता है कि वो किसी भी तरह के ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। तो ऐसे केसेस में कई बार डॉक्टर्स ECT, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी यूज करते हैं, जिसमें वो शॉक ट्रीटमेंट देते हैं, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन होता है, साइकेडेलिक्स, ये भी आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। इसके बारे में बहुत सारे थेरापिस्ट और रिसर्चर्स बहुत सारा काम कर रहे हैं। एंड लाइट थेरेपी के डे टाइम में ज्यादा रहें, ज्यादा जब आपको डे टाइम अवेलेबल है तो ट्राई करें कि बाहर रहें, धूप में ज्यादा टाइम रहें, या घर में भी डे लाइट बल्ब्स यूज करें, तो वो भी कई बार
बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो मेडिकेशन फॉर डिप्रेशन, एंटी डिप्रेसेंट्स बहुत टाइप के होते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स भी कोई एक ही तरह की मेडिसिन नहीं होती। SSRIs, SNRIs, TCA, MAOIs, तो बहुत टाइप के एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं। ये जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं वही आपके सिम्टम्स के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं कि किस तरह का एंटी डिप्रेसेंट क्लाइंट को देना है। So now coming to psychotherapy for depression. साइकोथेरेपी में जब आप साइकोथेरापिस्ट के पास जाते हो तो वो आपको सबसे पहले तो वो आपको डायग्नोसिस नहीं दे रहा, वो आपको डायग्नोज नहीं कर रहा, लेकिन वो आपसे आपकी केस हिस्ट्री लेता है और वो आपके सिम्टम्स के साथ काम करता है। आप जो भी उसको बताते हो उन सिम्टम्स के बेस पे वो फिर प्लान बनाता है आपके लिए कि कैसे आपको उस डिप्रेशन में हेल्प करना है। तो साइकोथेरापिस्ट के पास भी आगे बहुत सी मोडालिटीज होती हैं, बहुत से टूल्स होते हैं उसके पास। तो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अ क्लाइंट वुड प्रोवाइड टू अ साइकोथेरापिस्ट, वो फिर उन टूल्स में से पिक एंड चूज करता है या फिर सब टूल्स का मिक्सचर यूज करके एक प्लान बनाता है वो क्लाइंट के लिए कि कैसे उसको हेल्प किया जाए। तो बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी मोडालिटीज हैं, जैसे बहुत से नाम आपने सुने होंगे, कुछ शायद ना भी सुने हो। CBT तो मेरा ख्याल सबने सुना होगा, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल को थेरापिस्ट हेल्प करता है नेगेटिव थॉट्स का पैटर्न आइडेंटिफाई करने में और उसके बिहेवियर, उस वजह से उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रही हैं, उन सब चीजों को अंडरस्टैंड करने में थेरापिस्ट हेल्प करता है और हेल्प करता है कि वो उन सबको चेंज करने के लिए एक स्ट्रेटेजी डेवलप करवा सके क्लाइंट के साथ। इंटरपर्सनल थेरेपी में क्या होता है, इट्स अ शॉर्ट टर्म थेरेपी जो कि that focuses on improving communication skills and relationships। तो कई बार सिर्फ ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है डिप्रेशन का कि आप कुछ कहना चाह रहे हो लेकिन आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, या एनवायरनमेंट में कोई चीजें ऐसी हैं जो आपको ब्लॉक कर रही हैं जिनकी वजह से आप बात कह ही नहीं पा रहे हो। तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा बहुत सारी चीजें दबती चली जाती हैं जो कि इवेंचुअली they can be a reason for depression. IFS, internal family systems, this is a very huge modality I would say। यहाँ पे internal family system से मतलब है एक ही आदमी के अंदर अलग अलग पार्ट्स की एक बहुत बड़ी फैमिली होती है। So we are not talking about a family outside of a person, we are talking about a family inside a person। तो एक पर्सन के अंदर हो सकता है एक पार्ट हो जो डिप्रेस्ड फील कर रहा है, एक दूसरा पार्ट हो जो एंग्री फील कर रहा है, एक तीसरा पार्ट हो जो खुश भी फील कर रहा है। तो अगर हम ये कहते हैं कि कोई पर्सन डिप्रेस्ड है, इसका मतलब ये नहीं द होल ऑफ द पर्सन इज डिप्रेस्ड, उसका कोई एक पार्ट डिप्रेस्ड हो सकता है। एक पार्ट ऐसा है जिसने कोई बिलीफ सिस्टम कैरी किए हुए हैं और उस बिलीफ सिस्टम के अराउंड उसका पूरा लाइफ चल रहा है, और क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम इस तरह का है जो इम्पेक्ट कर रहा है उसकी लाइफ को, वेरियस एक्टिविटीज को, और वहां से फिर जो रिएक्शन आ रहे हैं जो उन चीजों का इम्पैक्ट है उसकी वजह से उसको कुछ चीजें फेस करनी पड़ रही हैं। सो इंटरनल फैमिली सिस्टम्स इज अ वेरी प्रोफाउंड मोडालिटी एंड और इस टाइम में अमंग साइकोथेरापिस्ट इट्स वेरी वेरी फेमस, बहुत लोग इसे यूज करते हैं। अगेन दिस रिलेशनल इंटेलिजेंस, दिस इज अगेन अ वेरी ह्यूज वेरी बिग मोडालिटी। इसमें वो लोग IFS वाले एस्पेक्ट के साथ तो काम करते ही हैं,
इसमें साथ की साथ वो नर्वस सिस्टम को भी ट्रैक करते हैं। अगर हम एक्चुअली जब हम जिंदगी जी रहे होते हैं तो हम वी आर ओरिएंटेड अराउंड आवर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अगर हम इसको मोटा मोटी समझें तो 3 हिस्से होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के, जहां से हम अपनी लाइफ को करते हैं। तो या तो हम वेंट्रल में हैं, वेंट्रल का मतलब है हम सुख से हैं, सुकून से हैं, हम क्लियरली देख पा रहे हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं, रैशनलाइज कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब जो हमारा नर्वस सिस्टम का वेंट्रल पार्ट है, जो जिसको हम हायर ब्रेन भी बोल देते हैं, वो एक्टिवेटेड है, वो वेल फंक्शनिंग है। तो कोई परेशानी की चीजें आ भी जाएंगी, कोई स्ट्रेसफुल इवेंट्स होंगे भी लाइफ के, तो हम उनके इम्पैक्ट में दब नहीं जाएंगे। हम उनको अपने वेंट्रल स्पेस से, नर्वस सिस्टम के वेंट्रल स्पेस से एड्रेस कर सकते हैं और हम किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को डील कर सकते हैं। अब क्या होता है कि सामने जो चैलेंजेस हैं वो इतने बड़े हैं कि हमारा वेंट्रल स्पेस जो है नर्वस सिस्टम का, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो शट डाउन होना शुरू हो गया। वो कह रहा है कि मुझसे ये हैंडल नहीं हो रहा, दिस सिचुएशन इज टू बिग फॉर मी टू हैंडल फ्रॉम माई वेंट्रल। तो हमारा नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक पार्ट एक्टिवेट हो जाता है। जब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से ऑपरेट होते हैं तब हम फाइट एंड फ्लाइट मोड में होते हैं। तब हमारी जो रैशनल पार्ट है वो शट डाउन हो गया। अब वो वहां से देख ही नहीं रहा, वहां से सोच ही नहीं रहा, क्योंकि उसका एक्सेस ही चला गया। हमारे पास जो उसका एक्सेस था पहले, अब हमारे पास वो एक्सेस ही नहीं रहा। तो हमारे पास अब एक्सेस किसका आ गया? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमें लगता है कि बाहर बहुत बड़ा रिस्क है, बाहर बहुत बड़ा चैलेंज है, बाहर या अंदर कहीं भी, तो हमें या तो उसके साथ लड़ना है या हमें भाग जाना है वहां से। तो फिर हमारा पूरा नर्वस सिस्टम जो है वहां से ऑपरेट करना शुरू करता है। तो उस ऐसे सिचुएशन में या हम बहुत ज्यादा हाइपर एनर्जेटिक हो जाते हैं, हाइपर विजिलेंट हो जाते हैं, लेकिन रेगुलेटेड नहीं रह पाते। ये डिसरेगुलेशन की स्टेट्स हैं जिसमें या तो पर्सन इरिटेटेड रहेगा, हर वक्त या तो लोगों से झगड़ा करता रहेगा या अपने आप से लड़ता रहेगा, या फिर अ पर्सन कैन बी इन फ्लाइट मोड, कि भाग जाएगा कि मुझसे नहीं हो रहा, फाइट भी मुझसे नहीं हो रहा, एंड ही कैन बी इन फ्लाइट मोड कि मुझे कुछ नहीं करना है और मुझे देखना ही नहीं है, मुझे इन सिचुएशंस के साथ डील ही नहीं करना। अब अगर चैलेंज जो है वो इससे भी बड़ा हो जाए कि ना वो फाइट कर सके पर्सन, ना फ्लाई कर सके, तो फिर क्या होता है? फिर नर्वस सिस्टम का जो सिंपैथेटिक पार्ट है वो भी शट डाउन हो जाता है और जो डॉर्सल पार्ट है वो हिट हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। डॉर्सल में क्या होता है? डॉर्सल में एनर्जी का जो लेवल है वो बहुत ही लो हो जाता है, बहुत ज्यादा लो हो जाता है। इतना लो हो जाता है कि वो बस सरवाइव कर पा रहा है अब, लेकिन जिंदगी का वेंट्रल ऑलरेडी चला गया है, सिंपैथेटिक भी उसके पास नहीं है। इन दोनों नर्वस सिस्टम के इन दोनों एरियाज का एक्सेस पर्सन के पास नहीं है। तो वो या तो सारा दिन सोया रहेगा, बहुत ही डिप्रेसिव, बहुत ज्यादा सिवियर डिप्रेशन में पर्सन का जो डॉर्सल है नर्वस सिस्टम का वो एक्टिवेटेड होता है। या क्राइंग, अ लॉट ऑफ क्राइंग हैपन इन दिस स्टेट, और किसी से बात नहीं करने का मन है, कमरे में एक कोने में बैठे रहना है सारा दिन, कोई सोशल एक्टिविटी नहीं। तो वो सारी जो इसमें एक्चुअली फ्रीज मोड होता है ये, उसमें जैसे कि एक पर्सन बिल्कुल फ्रीज हो गया किसी मोमेंट में, किसी सिचुएशन में, कहीं पे बिल्कुल बंद हो गया, जैसे कि उसको लगता है कि ये सब कुछ बहुत ही जैसे एक जेल में जैसे वो चला गया है। तो इसको फ्रीज मोड बोलते हैं। डॉर्सल अगर कोई ऐसा फील कर रहा है, इसका मतलब उसका नर्वस सिस्टम के बाकी दोनों जगह के एक्सेस नहीं है, अब उसको सिर्फ डॉर्सल का ही एक्सेस है। तो मैं रिलेशनल इंटेलिजेंस मोडालिटी की बात कर रही थी। तो इसमें वो नर्वस सिस्टम को भी
कंसीडर करके चलते हैं। वो असेस करते हैं क्लाइंट को कि वो नर्वस सिस्टम के कौन से एरिया से, कौन से जगह से ऑपरेट कर रहा है लाइफ को, और फिर वहां से उसको कैसे बाहर लेके आना है। डॉर्सल में है तो डॉर्सल में से उसको सिंपैथेटिक से होते हुए वेंट्रल तक कैसे लेके आना है, वो ये मॉडलिटी उन सब चीजों को एड्रेस करती है। और एक और बड़ी बात है अटैचमेंट स्टाइल्स। अटैचमेंट स्टाइल्स क्या होते हैं? हर पर्सन एक खास तरह से रिलेशनशिप्स में डील करता है, और उसका वो खास तरह से रिलेशनशिप्स में डील करना, वो जो पैटर्न है वो ऑलरेडी उसका उसके बचपन से बन चुका होता है। जो उसका रिलेशनशिप उसके पेरेंट्स के साथ था, कोई भी पर्सन है और किसी भी एज ग्रुप का है, अगर कोई 70+ 80 ईयर ओल्ड पर्सन भी है, तब भी उसके जो अटैचमेंट स्टाइल है, जहां से वो ऑपरेट करता है, जहां से वो अपने रिलेशनशिप्स को रिलेशनशिप्स के साथ कम्युनिकेट करता है, या जहां से या जिस जगह से वो अंडरस्टैंड करता है रिलेशनशिप्स को, वो सारा जो पैटर्न उसके पास है वो ऑलरेडी उसके बचपन से ही आ रहा है। अब बचपन में हम लोगों के 4 तरह के रिलेशन जो अटैचमेंट स्टाइल्स हैं वो बनते हैं। एक है सिक्योर, दूसरा है एंग्शियस, तीसरा है अवॉइडेंट, और चौथा है डिसरेगुलेटेड। अगर किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को, और ये स्टाइल जो हैं बच्चे के, वो उसके जन्म लेने से भी पहले से एस्टेब्लिश होने शुरू हो जाते हैं। जब एक बच्चे ने अभी जन्म भी नहीं लिया, इन विट्रो है, तभी से ये स्टाइल फॉर्मेशन शुरू हो चुका होता है। और उसके बाद उसके आसपास का माहौल कैसा है, उसको पेरेंटिंग कैसी मिल रही है, पेरेंट्स का आपस में रिलेशनशिप कैसा है, एनवायरनमेंट, आपकी एजुकेशन कैसी है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं। जी सोबिया, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था नीरू, if I'm allowed to ask it in the middle. Sure. आपने कहा कि पहले से, जन्म लेने से पहले से ये शुरू हो जाते हैं, so can we say depression can be genetic as well? Yes, depression can be genetic, और हम आएंगे उस पे। I have a slide. Thank you. Secure, anxious. What are the 4 things? Secure, anxious, and secure, anxious, avoidant and disorganized. तो सिक्योर तो क्लियर है, पेरेंटिंग अच्छी मिली है, नर्चरिंग अच्छी मिली है, नेचर अच्छा मिला है। एक बच्चा है, उसको प्यार मिला है, वो जब भी उसको उसने जरा सा वो रोया, उसको उसी टाइम एड्रेस किया गया, उसको बहुत टेंडर लविंग केयर मिला है। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो उनके लिए लाइफ इजी रहता है, उनको लगता है कि दिस इज अ गुड प्लेस, लाइफ इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, और वो दूसरों पे ट्रस्ट कर पाते हैं क्योंकि उनको वो लव मिला है। तो उनका जो अटैचमेंट स्टाइल है वो सिक्योर होता है, वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप आसानी से एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और लोग भी उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रस्ट का जो लव और ट्रस्ट का और कनेक्शन का और सेफ्टी का उनको एक मॉडलिंग मिला है। तो वो अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर, उनके पास ऑर्गेनिक अंडरस्टैंडिंग है इन चीजों का, वो जानते हैं इन चीजों को, और वो चीज उनके पास है तो वो औरों को भी दे पाते हैं, तो रिलेशनशिप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, अच्छे रहेंगे। तो ये चीज बचपन में एस्टेब्लिश हो गई। अब उसके बाद की लाइफ में वो, उसके पास वो स्ट्रेंथ है, वो कैपेबिलिटी है जिंदगी को उस ओरिएंटेशन से करने की, तो वो उसी तरह से चलता है। एंग्शियस में क्या होता है, नर्चरिंग मिली है, पेरेंटिंग मिली है, गुड इनफ, मतलब ठीक ठाक पेरेंटिंग मिली है, लेकिन इतनी भी ठीक नहीं मिली कि उसको बगैर स्ट्रगल किए सब कुछ मिला। मतलब उसको उसकी नीड्स एड्रेस होती थी। एक बच्चा रो रहा है, उसको भूख लगी है, वो रो रहा है, तो चलो घंटे आधे घंटे में उसकी मदर ने एड्रेस कर लिया, नॉट राइट अवे, या उसकी नीड्स को थोड़ा सा इग्नोर करके भी सुन लिया गया, एड्रेस किया गया। उसको कुछ अच्छा पेरेंट का मी टाइम मिला, पेरेंट्स उसके साथ कुछ थोड़ा टाइम बिताते भी हैं, लेकिन फिर भी घर में कुछ
डिसरेगुलेशन भी है, आपस में पेरेंट्स के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। एंड मैं सिर्फ ऐसी एक दो चीजें, मतलब जस्ट आई एम गिविंग यू द आइडिया कि बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, उन मल्टीपल फैक्टर्स में कुछ अच्छा और कुछ बुरा का मिक्सचर है। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो एंशियस डेवलप हो जाते हैं, वो रिलेशनशिप को सीख करते हैं, वो रिलेशनशिप की तरफ भागते हैं, वो जैसे बैक करते हैं। तो उनका वो जो स्टाइल है, एंशियस स्टाइल है, वो पूरी लाइफ में उनका वही स्टाइल चलता है। अब तीसरी तरह के जो अवॉइडेंट टाइप बच्चे हैं, एक बच्चे की कोई भी नीड्स एड्रेस नहीं हो रही, उसको कनेक्शन नहीं मिल रहा, उसको सेफ्टी की फीलिंग नहीं मिल रही, तो वो बच्चा रोते रोते खुद ही चुप हो रहा है, कभी भूखा सो रहा है, कभी उसको कुछ मिला तो मिला, या इवन रोटी पानी मिलती भी रहे। मोस्टली हम बहुत से लोगों को, ऐसे लोगों को जानते भी होते हैं जो आपको मटेरियल चीजें प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं होती। इमोशनली अनअवेलेबल पेरेंट्स का, एनवायरनमेंट का, अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें, हम अपनी एथनिक सोसाइटी की बात करें, तो हम जानते हैं कि हमारी सोसाइटी इमोशनली कितनी अनअवेलेबल है। सिर्फ औरतों के लिए ही नहीं, सबके लिए, सारी जेंडर्स के लिए। और तो इस तरह के जो इन्वायरमेंट में बच्चे पले बड़े होते हैं, वो एक टाइम तक बहुत कोशिश करते रहते हैं कि कहीं से उनको कोई कनेक्शन मिल जाए, लेकिन जब उन्हें पता चल जाता है, उनकी साइक को, उनके सबकॉन्शियस को ये पता चल जाता है, या वो ये जान लेता है, या इस तरह से वो समझ लेता है कि ये कोई ऐसी चीज है जो अवेलेबल नहीं है, इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है मेरे पास, तो वो अवॉइडेंट हो जाता है। उसको लगता है मुझे अकेले ही लाइफ करनी है। और ये सब लोग जो हैं ये डिस्टेंट हैं बहुत, तो वो एक अलग तरह की पर्सनैलिटी बन जाता है। वो भी फिर उसी तरह से अवॉइड करना शुरू कर देता है। जो चीज उसको मिली है वही वो रिफ्लेक्ट करते हैं। और ये साइकोडायनामिक्स का एक नियम है, इंट्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन। जो हम इंट्रोजेक्ट करते हैं, जो हमारे अंदर जाती हैं चीजें, बाद में वही चीजें हमारे से प्रोजेक्ट होती हैं, वही चीजें हमारे थ्रू बाहर आती हैं, चाहे हम उसे कॉन्शियसली समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन प्रोजेक्शन उन्हीं चीजों का हो रहा होता है। तो और फिर चौथी किस्म का तो डिसऑर्गेनाइज्ड, वो बहुत ही ज्यादा अब्यूजिव रिलेशनशिप, जो अब्यूजिव एनवायरनमेंट में रहने वाले, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहने वाले बच्चे हैं, वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। वो तो बहुत ही एक्सट्रीम केस है। तो जो रिलेशनल इंटेलिजेंस मॉडलिटी है, वो इन चीजों को, इन अटैचमेंट स्टाइल्स को भी एड्रेस करती है। एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मॉडलिटी, आई वुड से। सो अगेन साइकोडायनामिक्स थेरेपी जैसे, इसमें हम जब जिंदगी को मोमेंट बाय मोमेंट एक्युमुलेट करते हैं, जीते हैं, समझते हैं, तो बचपन से लेके बड़े होने के पूरे प्रोसेस में हम डिफेंस मैकेनिज्म्स डेवलप करते जाते हैं। तो बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स हमें कल्टीवेट हो जाते हैं। जैसे डिनायल में रहना, बहुत सारी चीजों को हम डिनाई करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। इवन जो हम आज अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, डिप्रेशन का, और मैंने देखा है, मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी ऐसा नोट किया है कि बहुत से लोग एक्चुअली डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं, बट वो डिनाई करेंगे कि नहीं मुझे डिप्रेशन नहीं है। एक्सेप्टेंस करना भी बहुत कई बार चैलेंजिंग हो जाता है, एक्सेप्ट नहीं किया जा पा रहा होता। और इंट्रोजेक्शन प्रोजेक्शन जैसे मैंने बताया, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, दिस इज अ ह्यूज डिफेंस मैकेनिज्म। हर बात को इंटेलेक्चुअलाइज कर दिया और उसको किसी तरह से उसका मेक सेंस बना लिया, लेकिन उसके पीछे एक पर्सन है जो सफर कर रहा है उस इंटेलेक्चुअलाइजेशन के पीछे। और अगर वो पर्सन समझ पाए कि आई एम यूजिंग दिस डिफेंस मैकेनिज्म यूज करना, डिफेंस मैकेनिज्म्स बहुत अच्छी चीज होते हैं, ये कुछ इसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि
कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं, कई बार कोई चैलेंजेस इतने बड़े होते हैं कि उस टाइम पे हमें डिफेंस मैकेनिज्म यूज करने ही पड़ते हैं टू सर्वाइव, टू सेव आवरसेल्व्स। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए डिफेंस मैकेनिज्म्स बहुत अच्छे हैं, पर होता क्या है कि धीरे धीरे उन डिफेंस मैकेनिज्म्स की हैबिट बन जाती है और वो क्रॉनिक बन जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म में जब कोई एक ही डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करते चला जाता है तो दैट कैन बी प्रॉब्लमैटिक। इसी तरह से इवन स्पिरिचुअलिटी इज अ डिफेंस मैकेनिज्म। लाफ्टर, कोई बहुत ही ज्यादा ऐसे खुश, मतलब ऐसा प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं कि आई एम ऑल हैप्पी बीइंग, मैं तो बहुत खुश हूं, तो इट कैन बी अ डिफेंस मैकेनिज्म, कैन मे बी नॉट, लेकिन हो सकता है कि वो अपनी उस हंसी के पीछे छुप रहा हो। तो इस तरह से बहुत से डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं। तो मैंने बिल्कुल थोड़े से कुछ 2-4 के नाम आपको बताए हैं अभी यहाँ पे। तो साइकोडायनामिक साइको एनालिसिस थेरेपी में जो थेरापिस्ट हैं वो हेल्प करते हैं क्लाइंट को वो पैटर्न्स पकड़ पाने में और समझ पाने में, और ये अंडरस्टैंड कर पाने में कि ये पास्ट में कभी उनको बनाने पड़े थे लेकिन आज वो इनको लेट गो कर सकते हैं। तो ये सारा हेल्प मिलता है। और आर्ट थेरेपी भी, एक्चुअली आर्ट थेरेपी अगेन ये एक टूल है बाकी सारी मोडालिटीज का। तो आप बाकी सारी मोडालिटीज पे काम करते हुए आर्ट थेरेपी को भी यूज कर सकते हैं। उसमें आर्ट बनवाने के थ्रू से आप क्लाइंट को हेल्प कर सकते हैं, उसके पैटर्न्स, उसका सारा जो बिहेवियर है, इमोशंस हैं, मूड है, उन सब चीजों को और अच्छे से समझ पाने में। आर्ट थेरेपी में क्या होता है कि अब अगेन 2 चीजें हैं, हमारा एक कॉन्शियस माइंड है, एक अनकॉन्शियस माइंड है। जो भी हम बोलते हैं वो उसका सारा फॉर्मुलेशन हम करते हैं हमारे कॉन्शियस माइंड से, लेकिन हमारा उस कॉन्शियसनेस के नीचे, उस कॉन्शियस माइंड के नीचे एक सब कॉन्शियस भी चल रहा है, जहाँ पे बहुत सारी एडिटिंग भी चल रही है और एंड एट द सेम टाइम नॉन एडिटिंग भी चल रही है। उसकी बहुत सारी आवाज को, सब कॉन्शियस की, अनकॉन्शियस की बहुत सारी आवाजों को हमारा कॉन्शियस माइंड एडिट कर देता है कि नहीं, ये नहीं बोलना, ये नहीं कहना, इस तरह से बिहेव नहीं करना, ये गलत है, ये ठीक है। लेकिन जो अनकॉन्शियस है उसके लिए कुछ ठीक कुछ गलत, करना है नहीं करना, डूज एंड डोंट्स, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एज इज है, वो बहुत ऑर्गेनिक है। तो इन दोनों के बीच का जो टग ऑफ वॉर है वो बहुत सफर करवाता है कई बार हमें। तो आर्ट थेरेपी में क्या होता है कि जो जो बात, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हम अपने अनकॉन्शियस को एडिट कर रहे होते हैं, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, लेकिन हम वो सारा कुछ कई बार नहीं बोल पाते। तो जो नॉन वर्बल क्यूज हैं वो आपके आर्ट में आ जाते हैं और आर्ट थेरापिस्ट क्वालिफाइड होते हैं कि वो उन क्यूज को पकड़ पाए और वो आपको भी हेल्प कर सके उनको समझने में, आपके अनकॉन्शियस को समझने में। तो अगेन इसी तरह से माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी, एक्सेप्टेंस थेरेपी, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, फैमिली थेरेपी, ये सब अलग अलग प्रिंसिपल्स पे काम करती हैं सारी मॉडलिटीज। और ये सिर्फ इतनी ही मॉडलिटीज नहीं है, फील्ड में बहुत सी मॉडलिटीज हैं। और जो साइकोथेरापिस्ट एक अम्ब्रेला टर्म है, जो साइकोथेरापिस्ट हैं उनमें कुछ साइकोथेरापिस्ट हैं जो पर्टिकुलरली कोई एक स्पेसिफिक मॉडलिटी में ही माहिर होते हैं और उसी के अराउंड ही हेल्प करते हैं क्लाइंट्स को, उसी के अराउंड काम करते हैं। कुछ लोग मल्टीपल मॉडलिटीज यूज करते हैं और सबका अपना तरीका है काम करने का। तो हमने ट्रीटमेंट के अराउंड बात की कि इट्स अ गुड आइडिया कि मेडिकेशन और साइकोथेरेपी का कॉम्बिनेशन भी किया जा सकता है। ये अगेन डिपेंड करता है केस टू केस सिनेरियो पे। अगर किसी के सिम्टम्स बहुत सिवियर हैं और सिर्फ साइकोथेरेपी उसके लिए इनफ नहीं है तो हो सकता है उसको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए या लंबे टाइम पीरियड के लिए कॉम्बिनेशन में दोनों चीजें उसको हेल्प करें, उसको मेडिकेशन भी साथ साथ लेते रहना चाहिए।
तो ये अगेन जो प्रोफेशनल होते हैं दे कैन हेल्प अ पर्सन अंडरस्टैंड कि क्या होना चाहिए। तो मेडिकेशन से क्या है, ये बायोलॉजिकल जो एस्पेक्ट हैं उनको एड्रेस कर सकती है मेडिकेशन, और जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं कंडीशन के उसको साइकोथेरेपी एड्रेस करती है। तो मेडिकेशन कैन हेल्प रिड्यूस सिम्टम्स, साइकोथेरेपी कैन हेल्प एड्रेस अंडरलाइंग इश्यूज, क्योंकि जब तक वो जड़ से हम चीज को अगर हम एलिमिनेट कर पाए तो हम नहीं चाहते कि डिप्रेशन जो है वो बार बार रिकरिंग एक इवेंट बन जाए। सो इट्स बेटर कि अगर अंडरलाइंग इश्यूज को एड्रेस किया जा सके तो इट कैन गो फॉर एवर। या अगर वो दोबारा से आता भी है तो पर्सन के पास खुद के पास वो स्किल डेवलप हो जाता है कि अब उसे क्या करना है। combination treatment can be more effective than either treatment alone, लेकिन ये जरूरी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं और बहुत सी कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं ही होती। और मैंने ऐसे क्लाइंट्स के साथ भी काम किया है जो लंबा समय तक मेडिकेशन लेते रहे, लेकिन उनका कंसर्न जो थे, उनके चैलेंजेस जो थे, उनके लिए जरूरी था उनको साइकोथेरेपी की जरूरत थी, मेडिकेशन की जरूरत नहीं थी। तो सिर्फ साइकोथेरेपी से ही उनका जो कंसर्न है वो हील हो पा रहा था। और अगेन द ट्रीटमेंट कैन बी टेलर्ड टू द इंडिविजुअल नीड्स, और उसके क्या होप्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और डेफिनेटली relapse prevention. Any questions so far before we go further? I have a question, नीरू। जी उस्मा, थैंक यू सो मच जो आपने शेयर किया, बहुत अच्छा, वेरी इंफॉर्मेशनल, ज्यादा एकेडमिक लग रहा था आज तो मुझे। और होता ये है, बहुत से लोग हैं उन्हें, क्योंकि साइकोथेरेपी इट्स एक्सपेंसिव। It is, yes, I know. तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होती, फिर वो मेडिसिन पे चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं, कुछ ऐसा है जहां साइकोथेरेपी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट और वेरी लो प्राइस पे, फीस बहुत कम हो, कोई प्रोबोनो है, कुछ ऐसा है तो प्लीज शेयर कीजिएगा। मेरी 2 फ्रेंड्स हैं, क्योंकि इंश्योरेंस में कवर होता है जी उस्मा जी, इसमें इंश्योरेंस में कवर होता है? नहीं, इवन जी जो हम लोगों को ऑफिस की तरफ से भी होती है उसमें भी कवर नहीं होता ये। तो 2 मेरी फ्रेंड्स हैं इस वक्त, दे नीड हेल्प, हाउएवर दे कैन नॉट अफोर्ड इट। तो इस तरह के इश्यूज जो हैं उनको हम कैसे एड्रेस करें? आई नो उस्मा, ये बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन है एक्चुअली इस टाइम पे। अब इसमें मैं आपको अपना जो नॉलेज है वो शेयर करती हूँ। तो डेफिनेटली साइकोथेरेपी इज रियली अ वेरी कॉस्टली अफेयर, और जो इंश्योरेंस की कवरेज की बात है उसमें ऐसा नहीं है कि ये टोटली अनकवर्ड है। कुछ कंपनीज हैं, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो साइकोथेरेपी के सेशंस कवर करती हैं, लेकिन अगेन उसमें आपको उन कंपनीज के साथ जाके चेक करना पड़ेगा। कुछ सोशल सर्विस वर्कर्स को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट को एक्सेप्ट करती हैं कंपनीज, कुछ साइकोथेरेपिस्ट को भी एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन ये अगेन बहुत ही मतलब वो चेक करना पड़ता है उन लोगों के साथ। और देन अगेन वो 100% शायद, अगेन कुछ कंपनीज 100% करती हैं, कुछ 80% या जो भी उनका सप्लीट होता है। दूसरी बात ये कि इट्स रियली वेरी सॉरी अफेयर कि हमारे मेडिकल सिस्टम में ये सारा, जैसे कि हमें बाकी की सारी मेडिकल हेल्प अवेलेबल है कनाडा में, ये एक ऐसी हेल्प है जो अभी अवेलेबल नहीं है। आई होप, आई विश कि जल्दी ही ऐसा टाइम आए कि जब गवर्नमेंट की तरफ से ही ये हेल्प भी अवेलेबल हो। हैविंग सेड दिस, कुछ बहुत ही थोड़े से साइकियाट्रिस्ट हैं, मैं GTA एरिया के कुछ लोगों को जानती हूँ जो बहुत
काइंडली अपने क्लाइंट्स को सिर्फ मेडिकेशन के सहारे ही नहीं छोड़ते, साइकोथेरेपी भी करते हैं। एक वेबसाइट है, मुझे अभी ऐसे याद नहीं है, लेकिन मैं उसका लिंक शेयर कर सकती हूँ, मैं ग्रुप में वो लिंक शेयर कर दूंगी, जहां पर उन साइकियाट्रिस्ट का कांटेक्ट आपको मिल जाएगा जो अपने क्लाइंट्स को साइकोथेरेपी सर्विसेज ऑफर करते हैं। अगर आपको वो ऐसे कोई साइकियाट्रिस्ट मिल जाए तो आपकी साइकोथेरेपी सर्विसेज आर कवर्ड अंडर ओही। ये बहुत कम लोगों को पता है। और ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है, तो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। और ये इतनी ब्यूटीफुल सर्विसेज हैं कि अनलाइक आपकी इंश्योरेंस कंपनीज अगर कवर भी करेंगी तो वो ज्यादा से ज्यादा 500 या 1000 तक आपको 1 साल का देती हैं, तो उसमें आपके कितने 4 5 6 सेशन होंगे हार्डली। और अगर आपको ऐसा कोई साइकियाट्रिस्ट मिल जाता है जो साइकोथेरेपी सर्विसेज दे रहा है तो वो एज गुड एज 24 सेशंस अ ईयर। इतना तो मुझे, जितना मतलब डोंट काउंट मी ऑन दिस, बट मुझे अंदाजा है कि इतने सेशन वो आराम से आपको देते हैं। That's very good. मोर देन दैट। तो एक ये इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जैसे affordabletherapi.com करके, मतलब ऑब्वियसली उसमें फी इज इन्वॉल्व, लेकिन कुछ जो थेरेपिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, वहां पर वो कुछ ओपनिंग्स रखते हैं, कुछ सेशन वो बहुत लो फीस पे ऑफर कर देते हैं। तो उसके लिए आपको वो गूगल करना पड़ेगा। मैं भी उस पे, मैंने भी अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, और अगर कोई मेरे पास आता है, अगर किसी को मनी के इश्यूज हैं, तो मैं सिर्फ मनी के लिए किसी को टर्न डाउन नहीं करती। तीसरा, हाँ, एक और बात है, जब हम साइकोथेरेपिस्ट को एक्सेस करते हैं, उनके साथ बात करते हैं, तो नॉर्मली एज अ क्लाइंट हमें लगता है कि अगर किसी ने बोला कि मेरा फीस 150 अ सेशन है, तो हम मान के चलते हैं कि इट्स 150 अ सेशन, जो कि है भी, लेकिन इट्स ऑलवेज गुड टू चेक विद एनीवन कि क्या आपका कोई स्लाइडिंग स्केल है, या अपना थोड़ा सा वो बताने में कोई हर्ज नहीं है। और बहुत से ऐसे थेरापिस्ट हैं जो एडजस्ट कर लेते हैं। नीरू, एक और इशू ये होता है कि बहुत बच्चों की अंडर 18 बहुत सी कवर है। इश्यूज होते हैं कि वो बच्चे ओवर 18 हो गए हैं, अब वो उस साइकोथेरेपिस्ट के पास जा नहीं सकते जो उनको देख रहा था, बिकॉज नाउ दे नीड टू पे फी। और बहुत से पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। हम लोगों को ऐसा कुछ क्रिएट करना है कि हम उनकी हेल्प कर सकें, कुछ ऐसा। ये मैं आपसे नहीं कह रही, मैं तो पूरे सिस्टम की बात कर रही हूँ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और ये देयर इज अ गैप, और इसके बारे में मेरे भी बैक ऑफ द माइंड में कुछ प्लानिंग चलती रहती है, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कभी ऐसा कुछ कर पाऊंगी या कहाँ तक कर पाऊंगी या ना ही कर पाऊंगी, आई डोंट नो। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और एट द सेम टाइम कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मतलब वो थेरापिस्ट को पे करती हैं, लेकिन जो उनके साथ साइंड अप क्लाइंट्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। तो ऐसे जो भी हो प्लीज शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चले। श्योर, जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो चलें, आगे चलें। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प, वैसे हमने इसके बारे में काफी सारी बात कर ली है। तो आई वुड से कि अगर हमें पता चल गया, अगर किसी को पता चल गया कि आई एम गोइंग थ्रू सम सिचुएशन ऑफ डिप्रेशन, तो प्लीज 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 ये बहुत जरूरी है कि प्रोफेशनल हेल्प ले ली जाए, क्योंकि जो रिस्क एसोसिएटेड विद अनट्रीटेड डिप्रेशन है वो दे आर नॉट वेरी गुड। तो क्या होता है, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ सुसाइड, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स, जैसे हमने पहले भी बात की, डिप्रेशन अगर क्रॉनिक होता जा रहा है, सालों साल एक पर्सन डिप्रेस्ड ही रह रहा है, तो
डायबिटीज हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, ओबेसिटी तो होती है और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। रिलेशनशिप्स में डिफिकल्टी आती है सिर्फ डिप्रेशन की वजह से। कितने रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं क्योंकि डिप्रेशन में बिहेवियर अपने काबू में नहीं रह रहा, पता ही नहीं चल रहा लाइफ के साथ हो क्या रहा है, और डिवोर्स हो रहे हैं, पेरेंट्स के बच्चों के साथ रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, फ्रेंड सर्कल में चीजें खराब हो रही हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज हो रहा है, कॉग्निटिव फंक्शनिंग पे बहुत इम्पैक्ट आता है। एकदम से जो थिंकिंग का प्रोसेस है वो इतना स्लो हो रहा है। सब्सटेंस अब्यूज, पर्सन ड्रग्स लेनी शुरू कर सकता है। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, डेफिनेटली काम पे असर पड़ता है, डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज पे इम्पैक्ट पड़ता है। और इम्पोर्टेंस तो यही है हेल्प सीख करने का, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेने का, कि आपका अगर आप मेंटल हेल्थ अगर आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हो, प्रैक्टिशनर के पास जा रहे हो, तो आप डायग्नोसिस भी मिल जाएगा। अगर डायग्नोसिस के उस रूट के थ्रू से नहीं जाना तो सिम्टम्स के साथ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स कैन हेल्प। और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है डेफिनेटली, जो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट है वो प्रूवन है, इफेक्टिव है। डिप्रेशन ट्रीटेबल कंडीशन है। सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट में ट्रीटमेंट होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज होगी, अवेयरनेस इंक्रीज होती है, रिलेशनशिप्स बेहतर हो जाते हैं, फ्यूचर अच्छा हो जाता है। और ऑब्वियसली स्टिग्मा वाली जो बात है कि सिर्फ ये मान के कि नहीं किसी को ना पता चल जाए, या मैं डिप्रेशन के लिए डॉक्टर के पास क्यों जाऊं या थेरेपिस्ट के पास क्यों जाऊं, इन चीजों को, दिस इज अ रियली अ हाई टाइम, हमें इन चीजों को अब स्टिग्मा की तरह से नहीं लेना चाहिए। हम दो ही चीजों से बने हुए हैं, एक शरीर और एक मन। मुझे अगर बुखार हो गया, मुझे चोट लग गई, मुझे कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो गई, मैं कभी स्टिग्मेटाइज्ड फील नहीं करती, मैं आराम से डॉक्टर के पास जाती हूँ। मैं अपने 10 दोस्तों को भी बता दूंगी कि मुझे तो ये हुआ था एंड आई वेंट टू डॉक्टर और मुझे ये ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है आजकल, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस तरह से हमारा शरीर बीमार होता है उसी तरह से मन भी वैसा ही एक ऑर्गन है जैसा शरीर है। हम इन दोनों ही चीजों से मिलके बने हुए हैं, वैसे ही मन भी बीमार हो जाता है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोगों का मन बीमार होता है और बाकी सब तो हमेशा हेल्दी रहते हैं। कोई पर्सन इस धरती पे ऐसा नहीं है, इस अर्थ पे ऐसा नहीं है जो ये क्लेम कर सके कि वो पूरा लाइफ टाइम कभी उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम कभी आया ही नहीं, कभी वो बीमार हुआ ही नहीं। इसी तरह मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग भी कोई पर्सन ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसको कभी कोई मेंटल चैलेंजेस आए ही नहीं। हम सबको आते हैं। तो इस स्टिग्मा को अब हमें अपने लिए भी, और अगर कोई दूसरे को हम सफर करते हुए देखते हैं वहां पे भी हम अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि कहीं मैं इसको स्टिग्मा की नजर से तो नहीं देख रही, और हम इस चीज को शेड कर सकते हैं अपने प्रोसेस में से, अपने पैटर्न में से। तो थेरापिस्ट का रोल क्या होता है जब वो क्लाइंट को डिप्रेशन के लिए ट्रीट करता है, हेल्प करता है, असेसमेंट और एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है क्लाइंट के लिए। इसमें ये भी बात है, कई बार हमें लगता है कि जो साइकोथेरेपिस्ट है उसने आप क्लाइंट के साथ 1 ही घंटे का सेशन किया, लेकिन जो अच्छे साइकोथेरेपिस्ट हैं वो 1 घंटा सिर्फ क्लाइंट के साथ बैठते हैं, लेकिन उसके आगे उसके पीछे वो बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, उसकी केस स्टडी करते हैं और उसके लिए क्या सही है, किस तरह का प्लान बनाया जाए, अगले सेशन में उसके साथ किस चीज को एड्रेस करना है, वो सारी प्लानिंग में वो काफी समय काफी टाइम लगाते हैं। तो साइको एजुकेशन वो बताया भी जाता है क्लाइंट को, साइको एजुकेशन भी दी जाती है, सिर्फ साइकोथेरेपी ही नहीं। और इमोशनल सपोर्ट डेफिनेटली, जैसे मैंने IR में बताया, जब एक थेरापिस्ट आपके साथ अटैचमेंट स्टाइल्स को लेके काम कर रहा है तो वो थेरापिस्ट खुद आपको एक अटैचमेंट फिगर का मॉडलिंग भी दे रहा है, वो आपको उतना
इनफ कनेक्शन देता है, उतनी सेफ स्पेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप अपने सारे दुखड़े बता सको, अपने कंसर्न्स बता सको, इतनी सेफ्टी वो प्रोवाइड करता है। और जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो साइकोथेरेपी का बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। आपकी बात सिर्फ क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में ही रहती है, जिसमें कि कुछ चीजें हैं, अगर कोई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं या कुछ हैं तो वहां पे भी बहुत कंट्रोल्ड उसमें वो सारी चीजें पहले क्लाइंट के साथ डिस्कस की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर उसने कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी में बताया है और वो उसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता है, या ये सिर्फ क्लाइंट का रखना चाहने की बात नहीं है, साइकोथेरेपिस्ट के कॉन्फिडेंशियलिटी को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो जो असली हीलिंग है वो हीलिंग होती ही सेफ स्पेस में है, कनेक्शन में है। अगर आप सेफ ही फील नहीं कर रहे तो फिर आगे का काम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। फिर प्रोग्रेस का मॉनिटरिंग भी होता है कि जब एक क्लाइंट आया था उस टाइम पे वो यहाँ पे था, किस सिचुएशन में था, अब वो कहाँ तक चला गया है। जैसे नर्वस सिस्टम की ट्रैकिंग की ही बात है, अगर एक क्लाइंट डॉर्सल की सिचुएशन में थेरेपिस्ट के पास आया है तो अब वो डॉर्सल से सिंपैथेटिक में आ गया है, सिंपैथेटिक से वेंट्रल में आ गया है, तो वो सारा प्रोग्रेस भी मॉनिटर होता है। सिर्फ नर्वस सिस्टम का नहीं, ये तो मैंने जस्ट एक आपको मतलब एक उसका अंदाजा लगाने के लिए बताया है, तो उसका एक तरीका है प्रोग्रेस मॉनिटर करने का। और एक बड़ा एस्पेक्ट है कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं दे कोलैबोरेट विद ईच अदर। तो हो सकता है कि मेरे पास कोई क्लाइंट आया है और अगर सपोज किसी एजेंसी के थ्रू आया है और एजेंसी को लगता है कि आई शुड नो मोर अबाउट दिस क्लाइंट, तो वो दूसरे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनकी रिपोर्ट्स या उनके साथ भी हमारा एक सर्कल ऑफ केयर बना सकता है, ताकि हम उस क्लाइंट के बारे में अच्छे से डिस्कस करके और उसको मैक्सिमम हेल्प कैसे हो सकती है वो हम प्रोवाइड कर सकें। ये मैंने कब डाला होगा, इस पे इफेक्ट पता नहीं। तो कॉजेज ऑफ डिप्रेशन, तो सोबिया ने पूछा था, इसके बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, कई कारण होते हैं डिप्रेशन के। जेनेटिक कारण है, साइकोलॉजिकल कारण है जो हमने बहुत सारे डिस्कस किया, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जेनेटिक, इन चीजों की वजह से भी एक बच्चे को अगर कोई मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम बहुत डिफिकल्टी फेस कर रही है, बहुत हार्श सिचुएशन से गुजर रही है, तो जो केमिकल उसके अंदर सीक्रेट हो रहे हैं और वो जो बच्चा पेट में है अभी उसके ब्रेन पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसको मैं बिल्कुल ऐसे बहुत ही ले पर्सन लैंग्वेज में ही थोड़ा सा मैं टच करके आगे निकलती हूँ, क्योंकि इसकी टेक्निकलिटी बहुत ज्यादा है। अब एक बच्चा जो हर वक्त एब्यूजिव टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, ऐसे बच्चों में एक जो केमिकल है वो उनका जो ब्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको इतना वॉश आउट करता जाता है कि ऐसे बच्चों में रिसर्च में ये पाया गया कि उनका ब्रेन का साइज भी बहुत छोटा होता है विद कंपेयर टू नॉर्मल हेल्दी चिल्ड्रन। तो डेफिनेटली ये चीजें बहुत इम्पैक्ट करती हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, ब्रेन का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शनिंग, इन्फ्लेमेशन हो सकता है किसी वजह से, जो कि, और ये सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। और स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं बिकॉज ऑफ सम बायोलॉजिकल रीजंस। कोई और मेडिकल कंडीशन, कोई हार्श मेडिकल कंडीशन हो सकती है। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में तो हमने बहुत बात की है, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारी अनकॉन्शियस में बहुत सारी एक पूरी कहानी पड़ी होती है हमारी लाइफ की, हमारे बचपन की।
कई बार मेरे पास कुछ बड़ी उम्र के क्लाइंट्स ऐसे भी आए जिनको, क्योंकि पूरा टाइम वो अपनी लाइफ में बिजी थे, लाइफ में मतलब अलग अलग फेजेस में काम करने में बच्चों के साथ, और जैसे ही थोड़ा सा समय मिला तो जो बचपन की मेमोरीज थी, जो अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस थे, उनकी उनकी उनके जो बंद दरवाजे हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं। एंड दैट कैन बी वेरी चैलेंजिंग, दैट कैन बी, और हो सकता है कोई किसी के बचपन के कुछ ऐसे ट्रॉमास हों जो कभी टाइम नहीं मिला या पता नहीं होता, खास करके हमारी कम्युनिटी में, या हमारी कम्युनिटी में भी क्या कहें, ओवरऑल ही है ये बहुत नया भी नहीं है लेकिन इतना पुराना साइंस भी नहीं है कि अभी एज अ होल ह्यूमैनिटी हमने इसको पूरी तरह से समझ लिया है। तो जो हमारे अनहील्ड चाइल्डहुड ट्रॉमास पड़े होते हैं, जब तक वो हील नहीं हुए वो दुखते रहते हैं, वो परेशान करते रहते हैं अंदर सबकॉन्शियस में कहीं पड़े हुए, और सबकॉन्शियस में वो पोक करते रहते हैं। कॉन्शियस में हम उसके अराउंड डिफेंस मैकेनिज्म्स बनाते रहते हैं, तो एक तरह से प्रेशर कुकर बनते रहते हैं। हम प्रेशर को बाहर रिलीज भी नहीं होने दे पा रहे हैं, क्योंकि और इसमें किसी की गलती नहीं है, या ये सिस्टम, ये साइक का पूरा सिस्टम ही ऐसा है। तो जो साइकोथेरापिस्ट लोग होते हैं और जो साइकियाट्रिस्ट हैं, जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों ने सालों साल साइक को स्टडी किया है, तो वो जानते हैं कि इन जगहों पे जाके कैसे हेल्प करना है। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, स्ट्रेसफुल इवेंट्स किस लाइफ में नहीं होते, हम सबको स्ट्रेसेस फेस करनी पड़ती हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, सोशल सपोर्ट कितनी मतलब यहाँ पे उसको भी हमें कैसे स्ट्रक्चर करना पड़ता है सोशल सपोर्ट को, और यहाँ पे कितना लोनलीनेस है कि हम एज अ कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा वेल कनेक्टेड नहीं है अभी भी। तो ये सारे साइकोलॉजिकल और सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। अभी रिसेंटली तो कोविड से हम सब ने बहुत उसके इम्पैक्ट्स, उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, फिजिकल इम्पैक्ट सब सहा है। तो और बहुत सारे स्ट्रेसर्स हैं, लॉस ऑफ लव्ड वन, जॉब चली गई, फाइनेंशियल चैलेंजेस आ गए, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, सोसाइटल फैक्टर हैं, कल्चरल हैं, सीजन की वजह से बहुत लोग इम्पैक्ट होते हैं, और हमारा लाइफस्टाइल की वजह से। तो ये वही दोबारा से सेम स्लाइड है कि ट्रीटमेंट के ऑप्शंस सारे डिप्रेशन को लेके। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द थेराप्यूटिक प्रोसेस एंड गोल्स ऑफ साइकोथेरेपी। तो होता क्या है, ट्रीटमेंट हो गया तो एक्चुअली हुआ क्या, इंसाइट बनता है, अवेयरनेस आती है, समझ आती है अपने बारे में, अपने आप की। ये पूरा साइक और बॉडी, सोमैटिक और कॉग्निटिव, ये पूरा जो एक इंसान है जो मन और शरीर से मिलके बना हुआ है, उसके अंदर चल क्या रहा था, एक तो उसका हमने अपने आप से जो जितना पता है उसके बिना पे एक अपना सेंस मेकिंग किया है, जिसमें बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म जनरेट किए हुए हैं, और एक सेंस मेकिंग है जो ट्रीटमेंट के बाद विद द हेल्प ऑफ थेरेपिस्ट बनता है, जो बहुत इंसाइटफुल होता है। और ये सारा कुछ आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, पैटर्न्स की आइडेंटिफिकेशन करने में ही रिलीज हो जाता है। अगर मैंने हाथ में कुछ रखा हुआ है और मैं ये समझ रही हूँ कि ये मेरे हाथ में मैंने कोई कीमती चीज पकड़ी हुई है, और किसी ने मुझे बता दिया कि ये तो गार्बेज है, तो उसके बाद उसको मुझे ये बताना नहीं पड़ेगा कि इसको फेंक दे। द मोमेंट आई वुड नो कि ये गार्बेज है, मैं ऑटोमेटिकली उसको फेंक दूंगी। तो कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है, सब कुछ दोबारा नॉर्मल पे आना शुरू होता है। तो थेरेपी के जो बेनिफिट्स हैं वो बियॉन्ड सिम्टम रिडक्शन है। सिर्फ ये नहीं कि सिम्टम चले गए, अंदर से हीलिंग हुई है। सिम्टम ही नहीं सिर्फ गए हैं,
हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो डॉर्सल से सिंपैथेटिक में होता हुआ वेंट्रल में आ गया है। ये एक कंप्लीट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, जब हमें अब जिंदगी बहुत ऐसे स्पेशियस दिखने लगी है, समझ में आने लगी है, और अब हम अपने वेंट्रल स्पेस की ओरिएंटेशन से जिंदगी को जी सकते हैं। तो इसको मैं अभी स्किप करती हूँ। ये तो बस यही है कि रिसर्चेस अवेलेबल हैं जिसमें साइकोथेरेपी इज एन इफेक्टिव टूल, ये प्रूव हो चुका है। और राइट टाइप ऑफ थेरेपी अगेन आपको वो भी, ये भी एक थोड़ा सा चैलेंजिंग एरिया है कि जरूरी नहीं कि हर थेरेपिस्ट के साथ आप काम कर सकें या आपको हर मॉडलिटी क्लिक करे। तो कई बार आपको एक दो थेरेपिस्ट चेंज भी करने पड़ सकते हैं बाय द टाइम आपको लगे कि नाउ दिस इज अ राइट फिट, दिस इज अ राइट मॉडलिटी फॉर मी एंड दिस इज हेल्पिंग मी। तो ठीक, आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर ही लिया है। और कुछ रिसोर्सेज ये मैं उसमें शेयर कर दूंगी, कुछ रिसोर्सेज जो मतलब हेल्पफुल हो सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई डिस्कशन? आई थिंक मैं एक मिनट, मैं पहले इसको बंद कर देती हूँ। ये मैंने अपना वो डाला था साइकोलॉजी टुडे और अफोर्डेबल थेरेपी का, और आई थिंक लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस PowerPoint. Yes. Anything. कोई सवाल? नीरू जी बहुत अच्छा समझाया आपने, सब कवर कर लिया। मोटा मोटा हमने तकरीबन डिप्रेशन पे सारी बात करी है। नीरू जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ बात के ये डिप्रेशन की कौन सी किस्म है कि किसी बंदा जो रात को सो रहा है तो उसको अपने पैरों की तरफ से कोई वजन आता हुआ महसूस होता है और वो उसको प्रेस वो होता महसूस होता है कि उसके ऊपर वजन पड़ गया है और वो चीखना चाह रहा, वो चीख नहीं सक रहा। तो एक ये, और एक दूसरा ये कि अगर किसी को ऐसे लेटे लेटे सोए सोए ऐसे लगे दीवार के ऊपर कोई फूल बन गया है और वो फूल ऐसे 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 हो गया है, वो डिप्रेशन की कौन सी किस्म है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन जुब्दा जी। तो ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि मैं एज अ साइकोथेरेपिस्ट क्वालिफाइंग एंड आर्ट थेरेपिस्ट कैंडिडेट, हमारा काम डायग्नोसिस का नहीं होता। पहली बात तो अगर हो सकता है साइकियाट्रिस्ट के पास आप जाएं तो हो सकता है शायद वो आपको कोई डायग्नोसिस दे, तो हम लोग सिम्टम्स के साथ काम करते हैं। जो इस टाइप के सिम्टम है जो आपने सिम्टम बताए हैं, आई कैन टेल कि these are a little bit on the severe side symptoms, है ना। और इट्स ऑलवेज बेटर कि इस तरह के सिम्टम्स के साथ आप, क्योंकि कोई भी आपको सिर्फ आपने जैसे एक लाइन में है ना ये थोड़ा सा बताया है, कोई भी थेरेपिस्ट उसको इमीडिएटली वो अपनी तरफ से आपको ऐसे नहीं बताएगा कि आपका ये है वो है, इस तरह से नहीं। वो आपको हेल्प करेगा, वो आपको खुद से समझने में हेल्प करेगा कि हो क्या रहा है आपके साइक में, आपके न्यूरल कनेक्शंस में, आपके साथ एक्चुअली हो क्या रहा है कि इस तरह का एक्सपीरियंस आपको विटनेस हो रहा है। और इट कैन, और ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक या दो सेशंस की बात हो, ये हो सकता है कि आपको कुछ टाइम तक उन सिम्टम्स के साथ काम करना हो। क्या ओके, कैन आई आंसर यू? डिप्रेशन जो है, जी गीता जी, फिर सोबिया जी। डिप्रेशन जो है वो साइकोसोमैटिक भी हो जाता है and then it becomes also, it can become psychotic or neurotic also, because ये जो है मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस जो है वो डिप्रेशन एंड इलेशन दोनों में चलता है। हर्ष, उल्लास और दुख दोनों मूड में बंदा का
जमीर काम करता है। एक्चुअली द थिंग इज, जब बंदा अपने को कंट्रोल के बाहर चला जाता है, जब कुछ दुख इसको कुछ सुना रहा है, शायद वो उसको ग्रहण नहीं कर सक रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर सक रहा है, तब उसको दुख सदमा पहुंचता है। ये सीनियर सिटीजन को भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? यदि हमारे बच्चे हमसे बात ना करें, ये एक बहुत बड़ी काम, ये एक बहुत बड़ा चीज है। मोस्टली आई हैव फाउंड, जितने भी लोग हैं, कई लोग बच्चों से अलग हो जाते। कैसे अलग हो जाते हैं? जैसे बहू आई तो सोचते भाई ये क्या सोचेगी। दैट काइंड ऑफ सोच शुड गो अवे फ्रॉम माइंड। ये पहला हमारा कदम होगा जो हम लोगों का मन को वो करे, उदार करे, बड़ा करे। जो हम, ये सब हमारे बच्चे, बहू भी जवाई भी, क्योंकि हमारे जो सिस्टम है उसमें पढ़ाई को अपनाना है। यही सबसे बड़ी बात है जिंदगी में। और ये यदि नहीं हो तो डिप्रेशन होना ही है। बच्चों को संभालने के लिए दादा दादी नाना नानी का बहुत जरूरी है। यूनाइटेड फैमिली, जब चाचा मामा काका सबके साथ रहते थे, तब एक रोटी के साथ गुड़ के साथ भी हम खा लेते थे। पर अभी जो स्टेटस सिंबल है वो बहुत ही खतरनाक है। स्टेटस नहीं होना चाहिए, रिलेशन में मिठास होना चाहिए। रिलेशन में यदि मिठास नहीं है तो हर बार अड़चने आएगी। मेरा तो मन यही कहता है। और उनको, बच्चों को भी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाना चाहिए, अच्छे अच्छे खेल में उनको एंगेज करना चाहिए फिजिकली, ताकि सब लोग को पता लगे जीत भी है जिंदगी में और हार भी, ये दोनों है। ये हमें समझाना है। Just by taking psychotherapy, one cannot become well. When one gets stuck, they go to psychotherapist. That I know. But ये जो है, मन को ठेस देके कोई भी बंदा बात न करे, ये सबसे पहला धर्म है। सबसे पहला धर्म कोई भी मजहब में, आई थिंक दिस इज द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा बोला है। जो अर्ली चाइल्डहुड में जो हमारे ऊपर जो छाप छोड़ता है जिंदगी में, कैसे वो बहुत जरूरी है। अर्ली चाइल्डहुड से हम अच्छी तरह व्यवहार करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट्स गीता जी। जस्ट बस एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि साइकोथेरेपी बहुत बड़ा फील्ड है। इसमें ये कंप्लीटली आपको हेल्प करता है एक सिचुएशन से बाहर निकलने में। इसमें स्टक होने जैसा कुछ नहीं है। ये स्टक नहीं होता है, इसके अंदर से जाने से स्टक नहीं होता, वो निकल आता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच। और जो आपने कुछ साइकोटिक और वो सब किए, तो हमने आज सिर्फ डिप्रेशन पे बात की, वो फिर आगे जाके बाइपोलर डिसऑर्डर और वो बहुत सारा मेंटल हेल्थ में बहुत सारी कंडीशंस हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर और सिर्फ डिप्रेशन को ही एड्रेस किया था। और एक डिप्रेशन मैंने देखा है, जो कई लोग हाथ धोते हैं तो हाथ ही धोते हैं जी। वो मैंने लास्ट टाइम ऑब्सेसिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव डिसऑर्डर, दैट इज वेरी मच कॉमन इन विलेजेस, बिकॉज वो सोचते हैं इसमें प्यूरिटी हो रहा है, प्यूरिफाइंग योर हैंड्स। दैट इज नॉट सो। ये होता है। थैंक यू सोबिया जी। जी नीरू जी, मेरा सवाल ये है, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो लोगों को इंसाइट नहीं होता, they are depressed, maybe they have other mental disorders, but they don't have the insight, they cannot see कि they have a problem. उनके लिए कोई आपके पास कोई शॉर्ट टर्म या शॉर्ट में कोई सोल्यूशन है कि उनको कैसे कन्विंस कर सकते हैं? एक तो उनकी इंसाइट बढ़ाने के लिए कि उनको समझ में आए कि उनको ये इशू है, या उनको कन्विंस कैसे कर सकते हैं कि दे नीड टू सी अ डॉक्टर? तो दो पार्ट हैं आपके सवाल के। एक तो मतलब जो दूसरा पार्ट है मैं उसे एड्रेस करती हूँ कि इंसाइट नहीं है और पर्सन सफर कर रहा है, तो जो सारी मोडालिटीज हैं साइकोथेरापिस्ट के पास, वो सारे टूल्स होते हैं जिससे वो उनको उनकी इंसाइट डेवलप करने में हेल्प कर पाते हैं। और जो बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो बिल्कुल उस तरफ जाना ही नहीं चाहते, लेकिन
काम करते करते वो डोर्स भी उनके ओपन होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब जो दूसरा पार्ट है आपके सवाल का कि उनको कन्विंस कैसे किया जाए, तो अब ये बड़ा एक डिफिकल्ट सवाल है, क्योंकि साइकोथेरेपी में अगर कोई पर्सन अपनी कन्विक्शन के साथ नहीं आता तो बहुत मुश्किल है कि वो उसके बेनिफिट्स को भी रिसीव कर पाए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फैमिली के प्रेशर की वजह से थेरेपी में आ जाते हैं, तो उनके साथ काम करना भी चैलेंज होता है। इट्स नॉट कि उनको बिल्कुल बेनिफिट नहीं होता, लेकिन ये जरूरी होता है। लेकिन ये काफी मतलब बेहतर ये होता है कि जो लोग खुद से आते हैं उस अवेयरनेस के साथ आते हैं कि हमें कुछ प्रॉब्लम है एंड वी आर गोना अंडरस्टैंड दैट, तो वहां तो काम इमीडिएटली शुरू हो जाता है। अब उनको कैसे बताया जाए, कैसे कन्विंस किया जाए, अगेन जस्ट कीप टॉकिंग। और गूगल पे आप गूगल करें, बहुत सारी आपको छोटी शॉर्ट वीडियोस ऐसी मिल जाएंगी, कीप सेंडिंग देम, कीप हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड। इसके अलावा तो परसिस्टेंस और हाँ मतलब किसी को कन्विंस करना, इसका मतलब कि वो ऑलरेडी मतलब उसको है कि नहीं ये चीज मेरे लिए नहीं है, मुझे थेरेपी में नहीं जाना, मैं बीमार ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं बीमार ही नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, हाँ, मुझे तो लोग पागल कह रहे हैं, मैं तो पागल नहीं, मैं तो बीमार नहीं। मैं क्यों जाऊं दैट तो इज जो उस वहाँ वो तो टैबू है, व्हाई शुड आई गो, आई एम नॉट मैड। तो उस सिचुएशन में जो इंडिविजुअल ऑब्वियसली हम अपने किसी खास के लिए परेशान होते हैं, हम चाहते हैं कि वो जाए, तो वहां पे आपको खुद को भी अपना टेक केयर करना है उस इन चीजों को लेके। जस्ट वेट, है ना, और एटलीस्ट अपने साथ बी जेंटल विद योर ओन सेल्फ एज वेल। यहाँ पे सिर्फ वो सामने वाले पर्सन को नहीं, आपको भी जरूरत पड़ गई ना, अब आप भी तो उस चीज से स्ट्रगल कर रहे हो कि तो नीरू मैं यहाँ कमेंट करना चाहूंगी। जी अगेन मैं सिस्टम्स को लेके आती हूँ, जो गैप है सिस्टम में। तो अनफॉर्चुनेटली सोभिया, अगर कोई नहीं हेल्प लेना चाहता, और ऑब्वियसली अगर किसी को मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, तो वो उसको उस तरह परसीव ही नहीं कर रहा जिस तरह हम कर सकते हैं। जुकाम, सर दर्द, बुखार वो इजी है, लेकिन जो इनविजिबल है उसको जानना, वो उसको पता ही नहीं है, क्योंकि वो उस राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आप ओवर 18 हो, आप नहीं जाना चाहते हो, तो सिस्टम कहता है अपनी मर्जी करेगा, अनटिल अनलेस कि वो सुसाइडल ना हो या किसी और के लिए डेंजरस ना हो। फिर आपको जाना पड़ता है, फिर आपको नीरू गाइड कर सकती है यहाँ कि आपको फॉर्म लेके आना पड़ता है, और फिर वो सारा प्रोसेस है। अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स के लिए ये बहुत मुश्किल होता है देखना, जिनके बच्चे जो हैं वो सफर कर रहे हैं, बच्चे दे आर नॉट रेडी टू गो, और पेरेंट्स को पता होता है दे नीड हेल्प। तो यहाँ सिस्टम जो है वो बहुत आपको बांध के रख देता है कि आप अपने बच्चे को सफर करते देख रहे हैं और आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते यहाँ। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत है यहाँ, और कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है जब कोई उस स्टेट में हो कि मुझे तो कुछ भी नहीं है। यू आर द वन हु नीड्स हेल्प, यू आर द वन हु इज नॉट सीइंग मी प्रॉपरली। आप क्रेजी हो, आप मैड हो, आप पागल हो, आपको पता ही नहीं है। ये बहुत सी फैमिलीज इससे सफर करती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतने सॉल्यूशंस नहीं है जितने हमारे पास ये इश्यूज हैं एड्रेस करने के लिए। हरीश अंकल काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं मैं नहीं बेटा, मैं तो सुन रहा, आई एम जस्ट लिसनिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये देखना सुनना, एंड इट वाज एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, पूरा डिटेल्स में डिप्रेशन के बारे में, हाउ टू कंट्रोल, बहुत ही अच्छा। सो आई एम लिसनिंग। आई एम ग्लैड कि हम लोगों ने ये लास्ट ईयर शुरू किया था मेंटल हेल्थ एम्बेसडर्स का, तो आज उसका लास्ट प्रोग्राम था, नीरू ने कंडक्ट किया। उस पे हम लोगों ने बहुत प्रोग्राम्स किए, अभी भी हम लेके आएंगे, लेकिन इतने फ्रीक्वेंट नहीं होंगे। अब हम होलिस्टिक हेल्थ पे बात करेंगे। जी मेरे ख्याल में ज्ञानी जी आपका भी हाथ मैंने देखा था, रेस था। हाँ जी
ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਨੀਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਚ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਸਟ ਹਾਂ ਜੀ ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ? ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਐਂਬੈਸਡਰ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ। DSM ਜਿਹਦੇ 5 ਲਿਖਿਆ ਬੁੱਕ DSM-5 I would say ਕਿ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਅ ਲੇ ਪਰਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਉਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਦਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਈ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। I understand, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ DSM-5 ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ Amazon ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਮੈਨੂਅਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਰੇਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਸੈਲਫ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ I would say don't do that, don't self diagnose yourself, never do that। ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਸਨੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟਾਂ ਕੋਲੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਨ ਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਫੋਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। आई नो गीता जी भी नोट्स ले रही होती हैं, हर्षा तो वैसी सारा अपने मेमोराइज कर रही होती हैं। जबरदस्त जी, आप सबकी वो चाहिए फीडबैक चाहिए, उसी से ही हम आगे प्रोग्राम्स लेके चलते हैं। तो थैंक यू सो मच। अच्छा, आप में से कौन कौन ऑल इज वेल प्रोग्राम में है? हरीश अंकल आप हैं, हर्षा हाँ, ज्ञानी जी आप हैं? किस प्रोग्राम? एक साडा ना व्हाट्सएप ग्रुप है, ऑल इज वन। हाँ, अगर आप नहीं है तो मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि नीरू आज के बाद वो मेंटल हेल्थ वाला हम उसको हम बंद कर देंगे। एक बेटा अपना फोन नंबर शेयर करें नीरू जी ना। जी मैं जी हाँ आपका नंबर नीरू आप चैट में लिखिए, फोन नंबर चैट में लिख देती हूँ, चैट में नीरू लिख रही हैं, आप लोग वहां से कॉपी कर लीजिए और नीरू साहब बोल भी दीजिए। इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम ना, यू कैन सजेस्ट टू एनीवन। मेरा फोन में बड़ी इतनी डिटेल्स इंफॉर्मेशन इतना है बिल्कुल, सो नेचुरली समवन कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस ट्रीटमेंट। तो जितनी देर में नीरू ये शेयर कर रही हैं मैं आपको बता दूं, आपकी तो रिसर्च कई इयर्स की है इतना, फिर भी आपने
बड़ा डिटेल्स बताया। ओके, कमला जी ने भी अनम्यूट किया, वो कुछ कहना चाह रही है। हाँ जी, प्रोग्राम बहुत ही सुंदर, बड़ा इंफॉर्मेटिव। अभी इतना कभी भी ना इतना डिटेल में नहीं मतलब सुनने में आया। और आजकल के समाज में देखा जाए बहुत पोजीशंस चल रही हैं बच्चों की या बड़ों की भी ना। बहुत बच्चे जो है ना वो उनको समझ ही नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें, डिसीजन ही नहीं ले पाते। और कई उनके आगे फियर्स हैं, ऐसे नहीं करना ऐसे नहीं करना। सो ये बातें जो है ना वो बड़ी एक इंफॉर्मेशन देने वाली हैं। और हम लोगों को भी घर में जितना कर सकते हैं वही करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। अच्छा बोल रहा है, बहुत सुंदर बोल रहा है। थैंक यू सो मच नीरू वंस अगेन। सोबिया जी नीरू। Oh, okay, sorry. I just want to make one comment. जो सोबिया का सजेशन तो नहीं, मतलब जो क्वेरी थी, तो मैं अभी उसके बारे में सोच रही हूँ। एंड आई रियली वांट टू सिट विद दैट कि जो लोग रेडी नहीं हैं, जिनको अभी लग रहा है कि दिस इज समथिंग नॉट फॉर अस, उनके लिए कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या क्या इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर की जाए, ताकि देयर कैन बी सम ओपनिंग, देयर कैन बी सम स्पेस जहाँ पे वो फिर थोड़ा सा सोच पाए कि हाँ लेट्स ट्राई, है ना। तो ये मतलब इट्स अ वर्क, लेकिन आई थिंक आई विल डू दैट फॉर श्योर। ओवर टू यू। सोबिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने ये जो 4 वीक्स में हम लोगों को एक्सरसाइज कराई है, जबरदस्त है। तो नेक्स्ट मंथ से हम लोगों का यही चलेगा, हाफ एन आवर डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेस होंगी, कहीं फिजिकल, कहीं मेंटल, कहीं डांस, कहीं योगा। तो तैयार रहिएगा आप लोग, ठीक है। नीरू 4 to 4:30 वो हमारा हुआ करेगा। सेम लिंक है, जब आपके पास टाइम हो प्लीज ज्वाइन करना। 4:30 to 6 o'clock हमारे पास प्रेजेंटर आएंगे। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बहुत से लोगों ने कहा था कि वो विमेन, हमारा जो विमेन ग्रुप होता है इन पर्सन, दे आर नॉट अवेलेबल ऑन वीकडेज। तो इस दफा हमने सैटरडे को रखा है 11 to 1 मॉल्टन ऑफिस में। प्लीज आइए, जो आ सकते हैं। वो कहते हैं ना, जदों मिलके बैठांगे ते गल्लां बहुत करनियां ने, तो वो इसीलिए सर्कल बनाया कि आप आए और दिल की बातें करें। अंकल ये वाला विमेन ओनली है। Men can also participate as only नहीं अंकल, ये वाला विमेन ओनली है। मेन वाला वो दूसरा है, स्किल बिल्डिंग वाला। वो भी हम लेके आते हैं, वो हम ज्यादा ब्रैम्पटन में ला रहे हैं। ये कहाँ है? ये कहाँ है? गीता जी, मैं आपको ना वो भेज दूंगी फ्लायर। अच्छा, थैंक यू। क्या आप सबको फ्लायर भेज देंगे? और वैसे तो शेयर किया है, दोबारा कर लेंगे। ये मॉल्टन में हमारा जो ऑफिस है वहां होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सबको नमस्कार।